हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मैं एक केयर गिवर हूँ। मेरी वाइफ जिनका नाम सना है, वो उनको 32 साल की उम्र में लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज में। सो करेंटली आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एट मुंबई। सो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातें करना। मैं जिस फेज़ से गुजरा हूँ एज ए केयर गिवर, मैं चाहता हूँ कि अपनी जर्नी को आपसे शेयर करूँ, ताकि जो नए लोग हैं या जो भी इस जर्नी में अनफॉर्चुनेटली जिनको शामिल होना पड़ रहा है, वो इससे बेनिफिट ले सके, और उनके जो कन्फ्यूजन्स थे जो उस वक्त मेरे पास थे, उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपसे उनका सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो अगेन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल राय है, जो मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल आता है एज ए केयर गिवर, जब आपके घर में आपके कोई नियर एंड डियर कैंसर से पीड़ित होता है, तो सबसे पहला जो सवाल होता है कि कहाँ ट्रीटमेंट करें और कितना खर्चा आएगा। मेरा भी क्वेश्चन था, मैं लोगों से पूछता था कितना खर्चा आएगा। इसका सीधा सा जवाब है कि कोई थंब रूल नहीं है खर्चे का। सो अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अलग अलग खर्चे हैं। तो इसका कोई आपको थंब रूल नहीं है कि कोई आपको बोल दे, कोई एक अमाउंट दे दे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बेटर है कि जब ट्रीटमेंट प्रोसीजर, आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड हो जाए, तब आप अंदाज़ा इसका लग सकता है। तो क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमको बेनिफिट मिल सके। सबसे पहला जो मैं कहूँगा और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रीटमेंट के दौरान आप किसी एडवोकेसी ग्रुप से जुड़ें। बहुत मदद मिलता है। आपके बहुत सारे जो सवाल हैं या ऐसे सवाल जो आपके मन में नहीं है और कल चल के वो सवाल आपके समक्ष आने वाले हैं, उनका जवाब आपको पहले ही मिल जाता है। तो मेरा सबसे पहला अनुरोध होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप जहाँ भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोशिश कीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप से जुड़ें। जैसे मैं लंग कैंसर से हम लोग पीड़ित हैं, तो लंग कनेक्ट करके ग्रुप है जिससे मैं जुड़ा, और मेरे जुड़ने के बाद मेरी जो सोच थी, जो मेरे परेशानी थी, वो सारी चीज़ें सॉल्व हुई और मुझे फील हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो पहला बात तो ये करना है। दूसरी चीज़ कि आपको डिज़ीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए, और राइट मीडियम से अवेयरनेस होना चाहिए। नॉलेज जो है वो वेरीफाइड एंड करेक्ट फोरम से आपके पास पहुंचना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। जो सोशल वर्कर ग्रुप हैं, दे आर वेल एजुकेटेड इन दैट डोमेन, सो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अवेयरनेस ज़रूरी है, ताकि आप जो इधर उधर की बातें हैं, नॉन कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट मेथोलॉजी है, वो उसमें डिसीजन लेने में आपकी मदद मिल सके। ठीक है। सो बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से सलाह देंगे, वो वेल विशर्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज ए केयर गिवर आपको पता होना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप चूज़ कर रहे हैं, क्या थेरेपी आप चूज़ कर रहे हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से जब आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मिलें, तो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स डॉक्टर खुद बताएंगे, आप ध्यान से सुने, ज़रूरत पड़ा तो आप लिख लें। जो भी आपके डाउट्स हैं, कॉस्ट आपके लिए अगर फैक्टर है तो आप पूछें, है ना। वो सारी चीज़ों का आप नॉलेज ले लें, उससे आपको मदद मिलेगा। अगला चीज़, डिसीजन में कई बार हम आते हैं किसी रिलेटिव को लेकर, इफ़ यू आर नॉट ए डिसीजन मेकर कि आगे क्या ट्रीटमेंट करना है, तो ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विथ योर डिसीजन मेकर्स, सो दैट के प्रॉम्प्ट डिसीजंस ले सके ट्रीटमेंट के लिए। सो ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन कई बार काम आती है कि डॉक्टर कुछ बोलता है और आप डिसीजन मेकर नहीं हो, तो कई बार आपको कंसल्ट करना होता है। तो बेटर है कि आप उनसे इनिशियल फेज़ में जो डिसीजन मेकर हैं, ड्यूरिंग डायग्नोसिस फेज़, जो ऐसे केयर गिवर जो डिसीजन ले सकें, वो आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। सही तरीके से सलाह लिया जा सकता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका कोई नियर एंड डियर कैंसर से पीड़ित है, आपको लग रहा है डायग्नोस हुआ है, सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लें। ये बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। आप रिपोर्ट्स लेके भी सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, आपको जहाँ बेटर मिल रहा है, और आप यहाँ का ट्रीटमेंट ऑप्शंस जहाँ भी आप दिखा रहे हैं, वहाँ के ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखने के बाद आप सेम सारे रिपोर्ट्स दिखाकर आप दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस करके और सब जांच करके और एक एनालाइज करके आप फिर ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें। तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है अगर आप अपने डॉक्टर से बोलते हैं कि सर मैं सेकेंड ओपिनियन लेना चाहता हूं, तो कोई भी आपका ऑन्कोलॉजिस्ट इस चीज़ को लेकर आपको रोकेगा नहीं। अगर आप अपने होम टाउन से दूर हैं, जैसे स्पेशली अगर आप यूपी, बिहार या ऐसे डिस्टेंस जगह से अगर आप मुंबई आते हैं
केयर गिवर, एज ए केयर गिवर का रोल अदा करने, तो मेरी सलाह रहेगी कि कम से कम 2 लोग रहें, मिनिमम 2 लोग रहें केयर गिवर की भूमिका में, ताकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है डायग्नोसिस के टाइम का, बहुत टाइम टेकिंग और बहुत भाग दौड़ वाला समय होता है। आपको मल्टीपल जगह भागना होता है, रिपोर्ट्स लाने होते हैं, लाइन में लगने होते हैं, तो फिज़िकल टायर्ड, फटीग, मेंटल बूस्टअप के लिए भी ज़रूरी है कि एक पेशेंट के साथ मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, जो मुझे लगता है, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। जो पेशेंट है इस जर्नी में उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो एक अलग फेज़ में चल रहा होता है जब डायग्नोसिस होता है या नहीं भी होता है। वो अगर कैंसर हॉस्पिटल में एंट्री करता है, उसको पता चलता है कि मैं कैंसर हॉस्पिटल जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो एक अलग जोन में चला जाता है। तो एक इमोशनल सपोर्ट हमें देने की ज़रूरत है एज ए केयर गिवर। साथ ही साथ हमें हमारी जो परेशानी जो हम फील कर रहे हैं ड्यूरिंग द डायग्नोसिस फेज़ या जो भाग दौड़ वाला जो समय है, वो फटीग, वो एंगर, वो एंजाइटी आप पेशेंट के सामने शो मत करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम भूल जाते हैं, एक निराशा भरी चीज़ों से हम पेशेंट के सामने अपनी झल्लाहट, अपनी परेशानी, अपना थकान, ये सब हम एक्सप्रेस करते हैं। इससे पेशेंट को डबल तकलीफ़ होती है कि लगता है कि मेरे वजह से ये जो मेरे केयर गिवर हैं, इनको इस जर्नी से होकर, इस प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो सीखा है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपको डेफिनेटली एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। आप डेफिनेटली उस चीज़ को अलग तरीके से डील करें। यू कैन कंसल्ट एनी जो मनोचिकित्सक जिसको बोलते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ भी गलत नहीं है इस फेज से गुजरते हुए। ऐसे जो एक्सपर्ट हैं, साइकेट्रिक हैं, इनकी ओपिनियन लेना, इनका ट्रीटमेंट लेना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं अगर आपको फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें, और ये बहुत कॉमन है, बहुत स्वाभाविक है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एज ए केयर गिवर आपके अंदर इस तरह की चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, ख़ास करके जो पैसा है आपका, बहुत स्मार्टली और सोच समझ के उसको खर्च करें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली इट रिक्वायर्ड ह्यूज कॉस्ट। बहुत ज़्यादा इसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी सलाह यही है कि आप अपनी इस पैसे के रिसोर्सेज को सोच समझ कर सही जगह आप इसको इन्वेस्ट करें, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो पेशेंट को हो सके। इसके अलावा जो फॉलोअप पेशेंट हैं, जो डायग्नोस हो गया है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में फॉलोअप के लिए आते हैं, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें उतनी ही अप्लीकेबल हैं। लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप डॉक्टर से मिलने आए, तो आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि आपको डॉक्टर से क्या बात करना है। क्योंकि 4 महीने, 6 महीने के बाद जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, तो पेशेंट जो है बहुत सारे प्रॉब्लम से होकर गुजरता है, बहुत सारी चीज़ें उसको क्वेश्चंस होते हैं। वो आपसे बोलता है कि अरे डॉक्टर से मिलेंगे ना तो ये बात पूछेंगे। अब आप जब वहाँ मिलने जाते हो, आपके पास 5 मिनट का समय होता है, 6 मिनट, 7 मिनट, और उस दौरान आप भूल जाते हो। फिर आपके पास अगला मौका 3 महीने के बाद मिलता है। सो बेटर है, एक सजेशन ये है कि आप एक छोटी सी डायरी रखें और उसको आप रेगुलर वे में मेंटेन करते रहें, ताकि पेशेंट की जो क्वेरी है ड्यूरिंग फॉलोअप वो एड्रेस किया जा सके। वो तभी होगा जब आप उसको लिख कर रखेंगे और वो डायरी को आप यूज़ करिए और डॉक्टर से सवाल पूछिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आपको समय मिल रहा है, आप हॉस्पिटल में आए हैं, बैठे हैं, आपका नंबर आने में समय है, तो कोशिश कीजिए कि आपके साथ जो बैठा है दूसरे पेशेंट या केयर गिवर, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी जर्नी को समझिए, उनके इश्यूज़ को समझिए, आप अपने इश्यूज़ डिस्कस कीजिए। जो भी आपको ट्रीटमेंट में कोई इश्यूज़ आ रहा है, कोई रूल, सिस्टम, प्रोसीजर्स हॉस्पिटल्स के समझ नहीं आ रहे हैं, तो आपस में जब हम डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ब खुद मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं खुद अपनाता हूँ, मैं खुद लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो मैं उनको बताता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है या ऐसे मुझे ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, आप कैसे करते हैं, तो उनकी जर्नी जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो सॉल्यूशन मिल गया। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये भी बहुत बेनिफिट करती है। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको शेड्यूल करिए। कोशिश कीजिए कि जो पेशेंट है वो बैक टू नॉर्मल लाइफ में रहे, इंगेज रहे, उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रखिए। क्योंकि जब आप पेशेंट खाली बैठता है, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो अपनी डिजीज़ के बारे में सोचता है। तो मेरी सलाह ये है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं उसके क्षमता के अनुसार उसको बिज़ी रखिए। उससे क्या होता है
कि वो भी अपने आप को एक पार्टिसिपेटिव महसूस करता है, वो भी समझता है कि मैं इसी घर का हिस्सा हूँ, मैं वही हूँ जो पहले था। मेरे हिसाब से कई बार लोग इसको अलग तरीके से भी ले सकते हैं कि वो यार वो पेशेंट है, तुम उसको कोई काम दे रहे हो। ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकल काम ही हो, आप किसी तरह से उसको इंगेज कीजिए, नॉन फिजिकल एक्टिविटी में ही सही, लेकिन उसको टास्क दीजिए, उनको इंगेज रखिए, ताकि वो इंक्लूसिव फील कर सके, उन्हें भी महसूस हो सके कि मैं भी ऐसा ही हूँ जैसे बाकी लोग हैं, जस्ट मेरा एक ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। और अंत में मैं क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ खुद एक क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा है अभी एट प्रेजेंट। जब मुझे ये ऑफ़र मिला था तो हमने डिस्कशन किया, मैं और मेरी वाइफ, क्योंकि हम ही दो हैं डिसीजन मेकर कह लो, जो भी डिसीजन लेते हैं हम ही लोगों का होता है। तो मेरे पास ऑप्शंस था कि क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होना है कि नहीं होना है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने ये एक चीज़ सोचा, या मेरी वाइफ ने भी बोला कि देखिए अभी ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं स्टेज 4 में। क्लिनिकल ट्रायल एक उम्मीद है कि चांसेस हैं कि जो क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू जो भी ट्रीटमेंट मिलेंगे उससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि देखिए इतना मुझे पता है थोड़ा बहुत कि क्लिनिकल ट्रायल ऐसी स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट नहीं कर जाती हैं कि किसी को मन में आया चलो ये दवा डाल के हम हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। ऑफ कोर्स कुछ अजम्पशंस होते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक बेस होता है, एक बेसिस होता है जिसके बेसिस पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो एक तो पहला एस्पेक्ट ये है कि आपको कुछ अलग मिलेगा, तो ऊपर वाले की अगर कृपा रही तो क्या पता उस क्लिनिकल ट्रायल के सहारे ही सही कुछ बहुत ही बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिले। दूसरा बेनिफिट होता है कि आप डॉक्टर के टच में रहते हो, डॉक्टर के आप अपने ऑलवेज आपके वो फॉलोअप में रहता है, आप उसके पेशेंट हो जाते हो। तो एक तरह से इस तरह से इनडायरेक्ट बेनिफिट भी मिलता है पेशेंट को जब आप क्लिनिकल ट्रायल में आप पार्टिसिपेट करते हो। और तीसरी और जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस वजह से मेरी वाइफ और हमने क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिया, आज जो हम मेडिसिन खा रहे हैं, जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं, जिस मेडिसिन से मेरी वाइफ अभी ठीक हैं, वो मेडिसिन भी कैसे आया? बिना क्लिनिकल ट्रायल के तो आया नहीं होगा। किसी न किसी ने तो सही उस क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिया और आज उसका जो बेनिफिट है मैं उठा रहा हूँ। तो बीइंग ए कैंसर पेशेंट मेरी भी एक भूमिका है कि भले ही वो क्लिनिकल ट्रायल्स सक्सेस हो या सक्सेस नहीं हो, मैं अपनी भूमिका निभाऊं ताकि आने वाले जनरेशन को इस क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से आने वाले जनरेशन को वो मेडिसिन अवेलेबल हो सके। और वो आने वाला जनरेशन कोई और नहीं हो सकता है, आपकी फैमिली में से भी कोई हो, गॉड ना करे लेकिन आपकी फैमिली में भी से कोई हो सकता है, आपके अपने हो सकते हैं। हालांकि गॉड ना करे कि ऐसा नौबत आए, लेकिन आप जस्ट सोच के देखो कि आप किसी के फ्यूचर के लिए आप अपना प्रेजेंट इन्वेस्ट कर रहे हो और खोने के लिए तो क्या है, कुछ नहीं है। तो बेटर है कि क्लिनिकल ट्रायल में हम सारे मिथ और जो मिसकंसेप्शंस को हटाकर हम इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि नए रिसर्च हो, उसका बेनिफिट मिले जो प्रेजेंट जो पेशेंट हैं और फ्यूचर में आने वाले पेशेंट के लिए उनको बेनिफिट मिले। तो मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से बात करें कि सर कोई क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है क्या। अगर हाँ तो हो सकता है कि वो क्लिनिकल ट्रायल उस जगह पे ना चल के कहीं और चल रहा हो, किसी और सेंटर पे चल रहा है, तो ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें। इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, अल्टीमेट केयर किया जाता है डॉक्टर के थ्रू और इस ट्रीटमेंट के जर्नी में आप एक सकारात्मक भूमिका निभा पाते हैं। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ से मैंने शुरुआत किया था मैं उस चीज़ पे वापस फोकस करना चाहता हूँ। आपका हर एक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आप पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लंग कनेक्ट जैसे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जो पेशेंट आपका जो पेशेंट है वैसे ही पेशेंट से आपको बात करने का, उनकी प्रॉब्लम सुनने का मौका मिलता है। आपको जो मंथली मीटिंग होती है उसमें आप अलग अलग टॉपिक पे हमारी अवेयरनेस को बढ़ाया जाता है और फोकस वे में वो कंटेंट होता है। लंग कैंसर मतलब लंग कैंसर की बात होती है, ओके। और इससे क्या होता है कि आप एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, एक कनेक्टिविटी फील होती है और आपके प्रॉब्लम्स को हम ही लोग मिलकर
लंग कनेक्ट जो है वो हम लोगों का ही ग्रुप है, पेशेंट एंड केयर गिवर का। तो हम ही लोग आपस में मिलकर अपनी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एट द एंड यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर किसी भी कैंसर के पेशेंट हो, आप उसके कंसर्न एडवोकेसी ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आप लंग कैंसर के हैं तो लंग कनेक्ट जैसा प्लेटफॉर्म आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। सो आई होप कि इससे आपको बेनिफिट मिला है, और मेरी वीडियो या मेरे इस जर्नी से आपको अगर थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।